Hey guys, hi. So, what we have done so far, in the last we started with the experiments of photosynthesis. हमने समझा कि हमें जो भी पता है photosynthesis के बारे में वो कहाँ से पता चला, what are the various experiments that we have. Then we talked about कि okay, what is the game of photosynthesis? It is to capture the energy of the sunlight and convert it into chemical energy. और इसी chemical energy को बाद में यूज़ करके हम अपने energy currency which is ATP बना लेंगे. फिर ये समझने के बाद हमने समझा कि भाई कौन से पिगमेंट्स अवेलेबल हैं. वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि पिगमेंट से काम नहीं होगा, उसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हमने समझा लाइट रिएक्शन, कैसे इलेक्ट्रॉन डांस करना शुरू करता है फोटो सिस्टम 2 से, गोज ओवर फेओफाइटिन, गोज ओवर प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोल गोज ओवर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, गोज ओवर प्लास्टोसाइनिन, देन गोज ओवर PS1 एंड देन फाइनली टू फेरोडॉक्सिन. फेरोडॉक्सिन से चला जाता है NADPH के ऊपर. ये ऊपर आप ये सब देख चुके हो, राइट? अब पिछले क्लास में बिफोर एंडिंग वी केम अप विद दीज टू टर्म्स. दो टर्म हमने डिस्कस किया. पहला था फोटो रिडक्शन, क्योंकि PS2 से NADPH बनने तक बार बार इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को पास हो रहा था, बार बार इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा था, कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड रिड्यूस हो रही थी. इसीलिए हमने बोला कि इट इज़ फोटो रिडक्शन. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज ड्यू टू एनर्जी ऑफ सनलाइट. फिर हमने बोला कि भाई सिर्फ फोटो रिडक्शन ही नहीं हो रहा है, फोटो फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है. फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड करना, सो दैट इट बिकम ATP. और इसको करने की एनर्जी हमारे पास कहाँ से आई थी? प्रोटॉन मोटिव फोर्स से. और प्रोटॉन मोटिव फोर्स किसने बनाया था? सनलाइट के कारण. तो वी हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट. अब एक टर्म है जो बार बार हमारे पास वापस घूम घूम कर आएगा और हमें इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, विच इज नॉन साइक्लिक वर्सेस साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन. देखो, फोटो फॉस्फोराइलेशन तो होगा, दैट मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए इन द लाइट रिएक्शन, हमेशा द लाइट एनर्जी विल बी यूज टू क्रिएट केमिकल एनर्जी एंड वन ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर्म्स विल ऑलवेज बी आपका ATP. ठीक है, हमने देखा था पिछली क्लास में कि हम दो तरह के एसिमुलेटरी पावर बना सकते हैं, NADPH एंड ATP, और ATP हमेशा बनेगा. ठीक है, बट ये जो पूरा लाइट रिएक्शन हमने देखा था, इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है, और वो गौर करने वाली चीज़ ये है दैट एक बार इलेक्ट्रॉन PS2 से निकल गया तो वो कभी फोटो सिस्टम के पास वापस नहीं आने वाला. फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से PS1, PS1 से NADPH. इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है? NADPH के पास. सो व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का बस इतना मतलब है, द इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू एन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्टर को हमने दे दिया था, और ये एक्सेप्टर इज आवर NADP प्लस, जो बना लिया था NADPH. दिस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू कम बैक, वापस नहीं आने वाला है, इसलिए बोलते हैं नॉन साइक्लिक. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए. जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है फोटो सिस्टम के पास तो बोल देंगे साइक्लिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. अब साइक्लिक समझने के पहले नॉन साइक्लिक जो हमने देखा था वो नॉन साइक्लिक था, बट नॉन साइक्लिक की एक खास बात हमें समझनी पड़ेगी. वो खास बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, तो चलो पहले वो समझ लेते हैं. वो खास बात है जेड स्कीम. अब जेड स्कीम क्या है? अगर हमने हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको आपने रिडक्शन पोटेंशियल स्केल पे अरेंज किया, इफ़ यू हैड अरेंज्ड all the molecules involved in the non-cyclic photophosphorylation on the reduction potential. reduction potential का मतलब कितना पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, कितनी रेडिली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा. ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल में देखा तो एक जेड सा, तो जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के हिसाब से, जब रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से आपने अरेंज किया तो एक जेड सा शेप बन के आएगा. कैसे आएगा चलो समझते हैं. देखो, P680 का रिडक्शन पोटेंशियल अभी लेस और पॉजिटिव वैल्यू है, इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पर जैसे ही आपने उसको उसके पास काफ़ी सारी एनर्जी दे दी, अब वो बन गया P680 प्लस. P680 प्लस आपको पता है फेओफाइटिन बनाता है, फेओफाइटिन को इलेक्ट्रॉन देता है.
अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की फिक्स्ड एनर्जी है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी दी, वो अब अपने बाहर वाले ऑर्बिटल में रहना चाहेगा, और थोड़ी एनर्जी दी और बाहर वाले ऑर्बिटल में रहना चाहेगा। ये एक जंप है, ठीक है। और अगर उस मॉलिक्यूल के पास उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए वैसी एनर्जी वाला ऑर्बिटल नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देगा। मैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता हूं जिसके एनर्जी को मैच करने का मेरा ऑर्बिटल है। आपके साथ मेडिकल कॉलेज में भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना। आपका जो स्कोर है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। अगर आपका स्कोर बहुत हाई है तो आप एम्स दिल्ली जाओगे, स्कोर थोड़ा कम है तो मे बी एम्स, जो सिस्टर एम्स है 6 एम्स, वहाँ जाओगे। उससे और थोड़ा कम है तो कुछ अदर अच्छे नेशनल कॉलेजेस में जाओगे। उससे भी कम है तो स्टेट कॉलेजेस में जाओगे। तो कौन सा कॉलेज आपको एक्सेप्ट करता है डिपेंड करता है आपकी एनर्जी, यानी आपका नीट स्कोर कितना अच्छा है। सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो P680 प्लस ने P680 ने इलेक्ट्रॉन को धक्के मार के निकाल दिया, क्योंकि बोला कि भाई अब मैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रख सकता, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। फेओफाइटिन की एनर्जी थोड़ी कम थी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जब भी डांस करेगा थोड़ी एनर्जी तो लॉस होगी ही होगी। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। एनर्जी का लॉस विल ऑलवेज बी देयर, ठीक। फिर फेओफाइटिन प्लास्टोक्विनोन को दिया, प्लास्टोक्विनोल बन के साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देता है। तो हर बार जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थोड़ी सी एनर्जी को लूज कर देता है, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास जो जाता है वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी इज इक्वल टू द रिड्यूस्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाउ। हर बार इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल जंप करेगा, और ये जंप इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा या कम हो जाएगी। तो एक एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल अपने एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो जब हमने रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से इसको अरेंज किया तो दिखा कि एक लाइन बनती है ऑफ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, फिर एक लाइन बनती है ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, फिर एक लाइन बनती है ऑफ रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं प्लास्टोसाइनिन। और फिर मॉलिक्यूल्स आई थिंक आपको याद होगा, यहाँ पे हमने बोला था A0, A1, FX, FA, FB, FD, फेरोडॉक्सिन। तो जब हमने इन मॉलिक्यूल्स को अपने रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया तो एक जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हमें दिखता है। दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक जेड स्कीम को फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? इसलिए नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो जेड में अरेंज हैं। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपने मेम्ब्रेन देखा तो सब मेम्ब्रेन में एक साथ अरेंज हैं। ये देखो, ये PS2 है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, और ये आपका PS1 है, एक लाइन में अरेंज हैं, ठीक है। बट जब रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से इनको अरेंज करते हैं तो आपको ये जेड स्कीम देखने को मिलती है। इस वजह से आप कहते हो दैट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज जेड स्कीम, ठीक है। जब प्लांट के पास एनर्जी की कोई परेशानी नहीं है तो वो जेड स्कीम करेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज गुड इनफ, अच्छा है, काम कर जाता है हमारे लिए। बट कभी कभी आपके प्लांट के सेल को ATP की ज़्यादा ज़रूरत है, NADPH की कम ज़रूरत है। इट इज़ लाइक कि मुझे NADPH नहीं चाहिए उतना अभी, ATP इज़ माई प्रायोरिटी। तब वो क्या करता है? वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन की जर्नी शुरू होती है PS700 यानी PS1 से। लाइट ने हिट किया, PS700 के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके PS700 प्लस बनाया। PS700 प्लस सेम प्रोसेस, देखो यहाँ पे प्रोसेस सेम होगा, A0, A1, FX, FA, FB, बट अल्टीमेटली फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को
NADP को नहीं देकर वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देता है। साइक्लिक में क्या होगा, आपका फेरोडॉक्सिन NADP को नहीं देके आपके वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं उसका नाम क्या था, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। इसका नाम होगा फेरोडॉक्सिन, और याद रखना प्लास्टोक्विनोल ने साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दिया था, तो इसको भी हम वही कहते हैं, फेरोडॉक्सिन प्लास्टोक्विनोन रिडक्टेस। इसलिए क्योंकि पहले केस में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन कौन लाके देता था, प्लास्टोक्विनोल। ठीक है, प्लास्टोक्विनोल को ही COQ भी कहते हो आप। ओके, तो यहां पे फेरोडॉक्सिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसके जरिए, प्लास्टोक्विनोल के रास्ते से। ठीक है, तो इसलिए यहां पे भी एक एंजाइम है फेरोडॉक्सिन प्लास्टोक्विनोल रिडक्टेस, बट इलेक्ट्रॉन को वापस साइटोक्रोम के पास आना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को वापस साइटोक्रोम के पास आना है तो प्लास्टोक्विनोल आपको पता है प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट कराता है। प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा। प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा तो इसका मतलब है आपका ATP सिंथेसिस भी होगा। ठीक है, सो दिस इज द रियलिटी ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन NADP के पास नहीं जाके वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है। इसी को कहते हैं साइक्लिक स्कीम। उसको बोला था Z स्कीम, इसको बोला साइक्लिक स्कीम। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया बिटवीन देम। अब कहाँ होगा ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, होगा कहाँ? तो बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी होगा जब मेरे पास PS2 नहीं है। इफ आई डू नॉट हैव PS2, विच इज वेयर स्ट्रोमा लेमेला। स्ट्रोमा लेमेला में मेरे पास PS2 नहीं होता। PS2 नहीं है तो बस PS1 काम करेगा। अब याद रखना ये बात, PS2 नहीं है तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगा, और PS2 नहीं है तो NADPH भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस घूम के आ जा रहा है। इसी को कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन कंप्लीट। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच का ये फर्क है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट में हम सीधा डार्क रिएक्शन पे आएंगे, और डार्क रिएक्शन को पढ़ते समय एक और चीज डिस्कस करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। Simply, that is the idea. Cool. So let's meet up in the next class. Take care.